हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था कि अब से हमारी इतिहास की क्लासेस लगेंगी और इतिहास की क्लासेस हम कैसे करेंगे, जब मनुष्य ने जन्म लिया था तब से लेकर जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब तक हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहानी के माध्यम से समझ आधारित होगा। तो आज हमारे इतिहास का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उसके ऊपर है, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक देखिए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सारे फैक्ट भी समझ में आ जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पाषाण काल तक पढ़ लिया है। अब आगे हम आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उनके काल के बारे में विभिन्न विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं और जो मतभेद है वो सारे मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगी। जो मेन चीज हमें पढ़नी है, मतलब जो काल है, एक मुख्यतः हम कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से पढ़ेंगे। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य है। ठीक है, तो काल तो हमने देख लिया, किस समय की बात कर रही हूँ मैं, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की बात है ना। तो जब 1826 है ना, करीब 1826 के आसपास की बात है, सन 1826 में चार्ल्स मिशेल, ठीक है, चार्ल्स मिशेल नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने ऐसा कहा था कि सिंधु घाटी नदी के आसपास कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन उस समय उसकी कोई खुदाई नहीं हुई, उस समय इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन सन 1921 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसके जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में खुदाई हुई और 1921 में ही दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया। ठीक है, अब देखिए नामकरण की बात आ जाती है हड़प्पा से। तो मैंने अभी कहा सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, और इसके जो मैक्सिमम शहर हैं वो मिलते हैं सिंधु नदी के आसपास, इसलिए इस घाटी का जो मतलब इस सभ्यता का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, तो आपको दो नाम याद हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं इनके। ठीक है, हड़प्पा इसलिए क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया शहर था, और एक और नाम मिलेगा आपको कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए क्योंकि देखिए हमने ताम्र पाषाण काल में पढ़ा था कि मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली थी, है ना। जब तांबे की खोज कर ली थी तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हें तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बना दिया। साइंस का क्वेश्चन है। तो कांसे का उपयोग करने के कारण इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्यों पढ़ा समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम लोकेशन देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक, सिंधु नदी के किनारे किनारे या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे किनारे 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से ये याद रखना है कि इसका जो लगभग एरिया तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, लगभग 13 लाख आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो सिंधु नदी के किनारे किनारे फैला था तो इसका जो एरिया है, मतलब उत्तर में देखें तो उत्तर में जम्मू के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीर से, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकांगेटोर तक फैला हुआ था। तो इसे देखने पर ये एक त्रिभुजाकार शेप बनाता है। तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा था, तो आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, कितना लाख क्षेत्र में फैला है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसकी जो समकालीन सभ्यता थी, मतलब साथ में जो पैरेलल चल रही थी, वो सभ्यताएं भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता जो चीन में है, और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र, सुमेरियन और मेसोपोटामिया, ये दो सभ्यताएं इसके समकालीन थी। ये जो मैप आप देख पा रहे हैं ये हड़प्पा कालीन
संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके प्रमुख स्थल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो क्षेत्र है वो लगभग त्रिभुजाकार था। तो आप मैप में देख पाएंगे कि ये जो मांडा है जो जम्मू में है, और सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई डाउट नहीं रखेंगे, मैप से भी आपको क्लियर हो गया। और जैसे मैंने बताया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ये सीमा भी आपको याद रखनी है कि उत्तर में मांडा जम्मू में है, ठीक है, और पूर्व में क्या है, आलमगीर पूर्व जो यूपी में है, ठीक है, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में क्या है, सूतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी ही है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नामकरण हमने देख लिया, और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी हमने देख लिया कि 1826 में चार्ल्स मिशन ने सर्वप्रथम बताया था कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन उन्होंने कुछ खोज नहीं की थी। ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में इस जगह का ज्ञान हुआ था, और 1921 में ही सबसे पहला खोजा गया क्या था, हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो नगर नियोजन के बारे में बात कहूँ मैं तो देखिए, जब हमने ताम्रपाषाणकालीन युग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, मनुष्य का विकास हो रहा है, आगे की जो घटनाएं हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब भी हमने ये पहला सभ्यता खोजा तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरी। अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि कैसी सभ्यता थी, नगरी थी, ग्रामीण थी, दोनों नहीं थी, या पता नहीं, ज्ञात नहीं है, तो आपको किस पे टिक करना है, नगरीय सभ्यता थी। मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ कि देखिए, आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है उसकी इमेज है। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें हैं वो पक्की होती थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, क्या कहा मैंने, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, सड़कें पक्की होती थी, और जो घर के द्वार है वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, और जो घर है वो पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। ठीक है, सड़क के किनारे पक्की नालियाँ बनी होती थी जो ईंट पत्थरों से ढकी हुई होती थी। इससे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जो जल निकासी की व्यवस्था थी वह भी उत्तम थी। नालियाँ भी बनी होती थी, पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ होती थी, और उनको ऊपर से ढक दिया जाता था। ठीक है, साफ सफाई की भी व्यवस्था एकदम उत्तम थी, क्योंकि यहाँ से कूड़ेदान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी इसलिए वेल डेवलप था, है ना। पूर्व और पश्चिम में नगरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसको भी याद रखना है। पूर्व में जो क्षेत्र मिला है वो आवासीय क्षेत्र था, और जो पश्चिम में मिला है वो दुर्ग मतलब होता है किला, जहाँ पे संभवतः संपन्न लोग निवास करते रहे होंगे। जो संपन्न व्यापारी वर्ग के लोग थे होंगे ना, वो निवास करते थे होंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपको क्या याद रखना है, हम नगर नियोजन की बात कर रहे हैं ना, तो नगरीय सभ्यता में एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्नानागार और धान्य कोठार मतलब अन्नागार। तो आपको मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिले हैं और धान्य के कोठार भी मिले हैं, यानी अन्नागार भी मिले हैं। और चूंकि ये सिंधु घाटी के किनारे किनारे बसी हुई सभ्यता थी, तो आपको यहाँ बंदरगाह शहर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोथल जो है और सूतकांगेडोर और सुरकोटदा, ये 3 स्थल ऐसे हैं जो बंदरगाह के रूप में देखने को मिले। ठीक है, लोथल, सूतकांगेडोर और सुरकोटदा, ये स्थल कहाँ है, इनकी खोज किसने की है, आगे मैं सबसे लास्ट में एक लिस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कोई फैक्ट नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गई नगरीय सभ्यता की बात। आगे मैं कहूँ तो इनका जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, कैसा था, मातृसत्तात्मक था, और जो शासन व्यवस्था थी वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक नहीं थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक ना होकर कैसा था, प्रजातांत्रिक मतलब जनता के अनुसार। ठीक है, जनतांत्रिक व्यवस्था थी। और ये धार्मिक जीवन की अगर बात करूं तो ये प्रकृति पुजारी थे। कैसे थे, प्रकृति पुजारी, मानव, वृक्ष और पशु तीनों की पूजा करते थे। ठीक है, मानव की भी पूजा करते थे, वृक्ष की भी और पशु की भी करते थे। ठीक है, ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है। इनके जो मुख्य देव है मातृदेव और पशुपति शिव, जो ये मूर्ति देख पा रहे हैं ना आप, ये इमेज देख पा रहे हैं, ये पशुपतिनाथ की ही प्रतिमा है। ठीक है, तो
और एक चीज़ और याद रखना है, इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कालीबंगन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि अग्निकुंड या अग्नि की वेदी कहाँ मिली है, तो कालीबंगन से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आग जलाते हैं तो लास्ट में जो बच जाता है राख वो लगभग काला दिखता है ना, काला काला हो जाता है, तो कालीबंगन से हमें अग्निवेदी प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। जो स्वास्तिक चिन्ह अभी आप देखते हैं वह भी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, जो कुबड़ वाला बैल है और नाग है, इसकी भी पूजा ये करते थे। ठीक है, तो किसकी किसकी कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं जिसमें मानव, वृक्ष और पशु तीनों शामिल है। ठीक है, मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, कुबड़ वाला बैल और नाग की भी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है जिसमें गर्भ से निकलता हुआ पौधा को दिखाया गया है। ठीक है, हड़प्पा में क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है जिसमें गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। ठीक है, आपको इतने फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी धार्मिक प्रथा से रिलेटेड और कुछ चीज़ें। यहाँ मैं बताऊँ आपको कि पशु बलि प्रचलित थी और नर बलि भी प्रचलित थी। ठीक है, पशु बलि भी प्रचलित थी, नर बलि भी प्रचलित थी। नर बलि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चहुंदड़ों से मिले हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो नर बलि है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चहुंदड़ों से मिले हैं। अब जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। क्या मिले हैं, ताबीज। मतलब इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास करते थे। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना पर विश्वास करते थे, ये इस आधार पे कहा जा सकता है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। ठीक है, मूर्ति कला तो थी, मंदिर नहीं थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, मूर्ति कला तो थी। ठीक है, लेकिन कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिला है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ देता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं और पूछता है कि इनमें से क्या था क्या नहीं था, है ना। तो मूर्ति कला तो थी पर मंदिर नहीं थे, याद रखना। इन लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे, यानी सृजन शक्ति की पूजा करते थे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने अपने जीवन का निर्वाह किया और होमो सेपियंस का जन्म जैसे हुआ उसके बाद कैसे उसने कृषि और पशुपालन शुरू किया। पशुपालन में उन्होंने कुत्ते को सर्वप्रथम अपना पालतू पशु बनाया था। उनकी जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसी को ही अब हम आगे देखने वाले हैं कि जब हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, मतलब उस समय के जो मनुष्य थे उनको लिखना तो नहीं आता था। मैंने बताया था ना आपको पाषाण काल वाले लेक्चर में कि उन्हें लिखना शायद नहीं आता था होगा, क्योंकि हमें उनके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना। तो लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं इसलिए वो प्रागैतिहासिक था। तो मैं आपको बता दूं कि अब मनुष्य ने लिखना सीख लिया था, है ना। मनुष्य ने लिखना सीख लिया था क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लिखित साक्ष्य मिले हैं। बस फर्क क्या था, अभी जो जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगी भले कहानी लग रही होगी लेकिन सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे, है ना। अब क्या हुआ था, मनुष्य ने लिखना सीख लिया था, यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जो लिपि थी, मतलब हम जो भी लिपि लिखते हैं ना, जैसे हम अभी हिंदी भाषा बोलते हैं और उसकी लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है, वैसे ही उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के माध्यम से वो बातें करते थे। ठीक है, हम उन्हें अभी तक पढ़ नहीं पाए क्योंकि भाव है, मैं अपने भाव जो है व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने जिस तरीके से लिखा होगा आप जरूरी नहीं उसी तरीके से पढ़ें, है ना। तो उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसमें आपको कोई क ख ग 1 2 3 4 स्टेप के कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वो चित्रों के माध्यम से बात करते थे। जैसे मनुष्य लिखना है तो वो मनुष्य का चित्र बना दिए, हिरण लिखना है तो हिरण का चित्र बना दिए, ऐसा। और हर किसी का चित्र बनाने का तरीका भी अलग हो सकता है, इसलिए अभी तक वो लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी। और एक और खासियत थी उस लिपि में, ठीक है, मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं। जो उनकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्र, अक्षर, प्रतीक इनके रूप में ये लिखते थे। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं यही इनकी लिपि है जो कि भाव चित्रात्मक है। ठीक है, लेखन शैली जो है दाएं से बाएं की ओर होती थी, दाएं से बाएं की ओर जाती थी। ठीक है, अब आर्थिक जीवन की बात करूं तो आर्थिक जीवन में प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, उसके बाद व्यापार, फिर पशुपालन। ठीक है, पहले कृषि, फिर व्यापार, फिर पशुपालन। तो कृषि में किसकी कृषि करते थे,
मुख्य रूप से गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। ठीक है, किसकी? गेहूं, जौ और कपास की। धान से अपरिचित थे, धान की खेती नहीं करते थे। फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धान से परिचित तो नहीं थे, लेकिन लोथल और रंगपुर में चावल के अवशेष मिले हैं। ऐसा एग्जाम में पूछा गया कि किससे परिचित नहीं थे, और ऑप्शन में लिया गया है धान। ठीक है, तो धान से तो परिचित नहीं थे, लेकिन लोथल और रंगपुर में चावल के अवशेष मिले हैं। पशुपालन करते थे, किसको पालते थे ये? बैल, भेड़, बकरी, सुअर, इनको पालते थे। ठीक है, बैल, भेड़, बकरी और सुअर को पालते थे। ठीक है, लेकिन घोड़े से परिचित नहीं थे। ऐसा पूछता है एग्जाम में कि कौन से जानवर से परिचित थे, कौन से जानवर से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो घोड़े से क्या थे? परिचित नहीं थे। फिर भी आपको और एक फैक्ट याद रखना है कि जो सूरकोटदा है और लोथल है, ठीक है, सूरकोटदा और लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। कैसा साक्ष्य? टेराकोटा के रूप में, छोटे छोटे खिलौने के रूप में। ठीक है, चहुंदड़ों से कुत्ता और बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, व्यापार की बात करूं तो इनका जो व्यापार है वो जल थल दोनों मार्ग से होता था। ठीक है, जल से भी होता था, थल से भी होता था, दोनों मार्गों से होता था। और वस्तु विनिमय प्रचलित था। कैसा था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करके ये व्यापार करते थे। जैसे टीन, रांगा, चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। ठीक है, टीन, रांगा, चांदी अफगानिस्तान से, तो तांबा, खेतड़ी राजस्थान से। ठीक है, सोना, कोलार कर्नाटक से। और ये तांबा और सोना आज की डेट में भी आप देखेंगे तो तांबा के लिए खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है और सोना के लिए कोलार कर्नाटक प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजा, खुरासान ईरान से लाते थे और नील रत्न अफगानिस्तान से। ठीक है, नील रत्न कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। जो सेल खड़ी है वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया इनको तांबे का अभी दिख रहा है ना, तांबा का ज्ञान है, टीन का ज्ञान है, चांदी का है, ठीक है, नील रत्न का ज्ञान है। अब पूछता ये है कि किसका ज्ञान नहीं है, तो मैंने अलग से पेन डाउन करके रखा हुआ है। लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी माप तौल की प्रणाली कैसी थी। तो माप तौल की प्रणाली कैसी थी? 16 के आवर्तक में थी, यानी 16, 32, 360, 64, इस टाइप से 16 के जो आवर्तक हैं उनके रूप में प्रचलित थी। इनकी जो मुहर थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सेल खड़ी। ठीक है, और इनके मुहर पर पेड़ पौधों, देवी देवताओं, कुबड़ वाले सांड, हाथी, गेंडा, बाघ आदि का चित्र था। अब पूछता क्या है? ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है कि कुबड़ वाले सांड का था, हाथी का था, गेंडा का था, बाघ का था। ठीक है, पूछता ये है कि कौन से जानवर का चित्र नहीं है, और ऐसा बार बार पूछा है तो आपको याद रखना है गाय का चित्र नहीं है। गाय से ये परिचित नहीं थे। ठीक है, अब ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये इनके मुहर का ही इमेज है, जिसमें आपको कुबड़ वाले सांड, हाथी, गेंडा, बाघ, पेड़ पौधे, देवी देवता देखने को मिलेंगे। पर कौन देखने को नहीं मिलेगा? गाय। देखिए आप हाथी देख पा रहे हैं, कुबड़ वाला सांड देख पा रहे हैं बाजू में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। प्रमुख धातु क्या था? कांसा और तांबा। ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, मनोरंजन कैसे करते थे? आखेट करके, यानी शिकार करके, शतरंज खेल के, और शतरंज के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, मृतक संस्कार कैसे होता था? तो 3 तरीके से होता था। मृतक संस्कार कैसे होता था? 3 तरीके से होता था। ये शवों को दफनाकर, जलाकर या फिर पशु पक्षियों को खाने के लिए दे देते थे। इन तीनों तरीके से ये मृतक संस्कार करते थे। दफनाते भी थे, जलाते भी थे और पशु पक्षियों को खिलाते भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। माप तो राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन कैसा था? देखिए, राजनीतिक जीवन के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी जो नगरीय सभ्यता थी इतनी व्यापक थी, इतनी अच्छी थी, तो नगर निगम जैसी कोई स्थानीय संस्था रही होगी। ठीक है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अब ये एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछता है कि जो मृत भांड है वो कैसे मिलते थे। तो ये जो मृत भांड है आपको लाल में काला मृत भांड ऐसे याद रखना है। ठीक है, लाल में काला मृत भांड। अब देखिए इमेज जो देख पा रहे हैं ये मृत भांड है। आपको इसमें दिखेगा जो बेस है वो लाल है और इसमें काले कलर से कलाकारी की गई होगी
है ना। तो ये जो सभी मृद भांड है इसमें क्या दिख रहा है आपको, लाल में काला कलर से कलाकारी दिख रहा है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, लाल में काला मृद भांड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने एक ही जगह पेन डाउन कर लिया है, क्योंकि ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने जहाँ जहाँ ऐसा पूछा है उसको एक साथ लिख दिया है कि ये किससे परिचित नहीं थे। ठीक है, तो किससे परिचित नहीं थे, चावल से, गन्ना से, तंबाकू से। ठीक है, फसल में क्षेत्र में देखूं तो चावल से अपरिचित थे, गन्ना से और तंबाकू से। लोहा से अपरिचित थे, नीला रंग, कौन से रंग से अपरिचित थे, नीला, और कौन से जानवर से, गाय और घोड़ा। ठीक है, यहाँ 4 वर्ग विद्यमान थे। ठीक है, 4 वर्ग मिलते थे, एक था विद्वानों का, फिर योद्धा, व्यापारी और कारीगर। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कारीगर। निर्यात किसका करते थे, हाथी दांत या उससे बनी हुई वस्तुओं का। ठीक है, हाथी दांत या हाथी दांत से बनी हुई जो वस्तुएं था उनका निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े शहर देखने को मिलेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, लोथल। कहीं आपको धौलावीरा देखने को मिलेगा, कहीं बनवाली। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सी जगह की खोज किसने की और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में बात करूं तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम हुई, ठीक है, 1921 में हुई और दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है और ये पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ से आपको श्रमिक आवास मिला। ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं, कब्रिस्तान मिला है, क्या मिला है, कब्रिस्तान, R37। ठीक है, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, क्या मिली है, कांसे की इक्का गाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी बताया, श्रमिक आवास, 12 अन्नागार, कब्रिस्तान, R37। ठीक है, और कांसे की इक्का गाड़ी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है, लरकाना जिला पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1922 में ठीक 1 वर्ष के बाद राखलदास बनर्जी ने की। ठीक है, किसने की, राखलदास बनर्जी ने की। और यहाँ आपको स्नानागार देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, स्नानागार, विशाल अन्नागार और कांसे की नर्तकी की मूर्ति। जैसे मैंने वहाँ बताया कांसे की इक्का गाड़ी मिल रही है, वैसे यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिल रही है। ठीक है, यहाँ हमने देखा श्रमिक आवास मिल रहा था, है ना, हड़प्पा में श्रमिक निवास, लेकिन यहाँ पुरोहित आवास। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास, कुम्हार के 6 भट्टे और सूती कपड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूती कपड़ा कहाँ से मिल रहा है, मोहनजोदड़ो से। शतरंज की गोलियां मोहनजोदड़ो से और योगी की आकृति वाली मुहर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। कालीबंगन, कालीबंगन से आपको क्या याद रखना है, देखिए ये तो पहली बात ये भारत में है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, भारत में है और इसे A.N. घोष ने 1953 में खोजा था। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिला है, बार बार एग्जाम में पूछता है, जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से। ठीक है, पक्की मिट्टी का हल मिला है और यहाँ पे अग्निकुंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड मिला है। ऊँट की हड्डियाँ मिली है, राजस्थान में ऊँट बहुत फेमस है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो ऊँट की हड्डियाँ है वो कहाँ मिली है, तो कालीबंगन राजस्थान से। ठीक है, कच्ची अलंकृत ईंटों का मकान मिला है। ठीक है, अब देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ है, हमारे भारत में है, सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से आपको शंख की चूड़ियाँ मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ से आपको राख से भरा बर्तन मिला है, क्या मिला है, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। ठीक है, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है और इसे N.G. मजूमदार ने ढूंढा था। यहाँ पे ये औद्योगिक नगर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, औद्योगिक नगर था। यहाँ से आपको मिट्टी की बनी बैलगाड़ी और मनके बनाने का कारखाना मिला, मुहर निर्माण करने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, औद्योगिक नगर जो भी है चहुंदड़ो है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, रंगपुर,
रंगपुर जो भारत में गुजरात में है, यहाँ इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है। और यहाँ धान की भूसी मिली है, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, पत्थर के फलक मिले हैं, ठीक है। पत्थर के क्या मिले हैं? फलक। सुरकोटदा से, सुरकोटदा है आपका गुजरात में, भारत में, ठीक है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ, कलश और अन्नागार, सोने के मनके। लोथल, लोथल से क्या मिला है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लोथल, ये आपका बंदरगाह था, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। यहाँ इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने की थी, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है ये, ठीक है। और यहाँ से अन्नागार, सोने के मनके, ठीक है, युग्म समाधान, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा गुजरात में है और यहाँ से आपको मिला है 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर, ठीक है। 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर है ये, और यहाँ खेल का मैदान भी मिला है और नेवले की मूर्ति मिली है, ठीक है। राखीगढ़ी, ये हरियाणा भारत में है और यहाँ से आपको भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई जगह कहा जाए तो राखीगढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिली है, ठीक है, चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिली है। बनावली हरियाणा भारत में है और यहाँ पर आपको मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी विकसित सभ्यता थी वो अंत के कगार पर कैसे पहुंची, इसका पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो हमें देखना है कि सबके मत भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि जो जॉन मार्शल है और मैके है, उन्होंने कहा कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण, जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो वहाँ सिंधु नदी में बाढ़ आ जाता है, तो सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, ठीक है। किसने कहा? जॉन मार्शल ने, मैके ने। आर्यों के आक्रमण के कारण, किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने, व्हीलर ने, पिगट ने, इन्होंने कहा कि आर्यों का जो आक्रमण है उसके कारण हुआ होगा, ठीक है। एम आर साहनी का कहना है कि नदियों ने अगर मार्ग बदला होगा, अपना नदियों का मार्ग बदलने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। अमलानंद घोष ने कहा, माना A.N. घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा, ठीक है। और फेयर सर्विस ने कहा कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। कुल मिलाकर ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसका पतन हो गया, ठीक है। 1750 ईस्वी तक हमने इसका देखा। आगे जो लेक्चर होने वाला है वो आपके किससे रिलेटेड होगा? वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगा, और आपको ऐसे ही कुछ MCQs मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेट होंगे और वीडियोस बनाने के लिए। अगला लेक्चर हमारा वैदिक सभ्यता पे होने वाला है और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा, जहाँ पे इससे संबंधित क्विज कॉन्टेस्ट भी आपको कराए जाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए ताकि ये और भी लोगों तक पहुँच सके। चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।